कि आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में, ये सबसे बड़ा झूठ है। इजी कमा सकते हो, ये झूठ है। पैसा कमाना वो झूठ नहीं है, इजी कमा सकते हो, इजी नहीं है। 96-97% ऑफ द ट्रेडर्स मेक लॉस। उसके बाद भी व्हाट मोटिवेट्स और व्हाट प्रॉम्प्ट्स द रिटेल ट्रेडर कि नहीं मैं आके ट्रेड करूं बिना कुछ सीखे समझे सोचे, बस ऐप खोला और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं। हम सोचते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से क्यों, मार्केट हमारे हिसाब से कि मार्केट डज नॉट ओ यू एनीथिंग, फुल स्टॉप। अगर आप सिर्फ प्राइस को देखो, इंडिकेटर सब हटा लो, तो कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टिक टू द बेसिक रूल, हायर हाई हायर लो, आप स्टिल यू कैन फॉलो द ट्रेंड। किस पे ज़्यादा यकीन करेंगे, जो न्यूज़ फ्लो पंप हो रहा है पॉजिटिव या जो चार्ट नेगेटिव बता रहा है? मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानता, नहीं मुझे समझ में आता है। ऐसे मुझे अपने पर बहुत ही विश्वास है। मैं मेरा चार्ट देखूंगा, उसमें मुझे दिखेगा अप तो इस अप, उसमें दिखेगा डाउन तो इस डाउन। मेरे ख्याल से फेक ब्रेकआउट्स का टर्म बहुत लूजली यूज़ करते हैं। ब्रेकआउट हुआ, सिंपल टर्म से ब्रेकआउट हुआ मतलब खरीदो। भाई ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया है ऊपर जाने के लिए, ऊपर गया है लेकिन नीचे आने के लिए। वो क्यों बोलता हूँ कि ऊपर जाना था, नीचे आने के लिए आना था। इफ़ यू आर रॉन्ग, यू आर आउट, सिंपल एज दैट। आप 4 चार्ट देख के 2 रील सरका के नहीं सीख सकते। अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये गलत होगा या आप इसके साथ एग्री करेंगे? गलत है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देखता हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, फिर तो इंडिकेटर यूज़ करो। एक लाइफ थोड़ा इजी होता है। एक रेलिंग भी है, रेलिंग। आप चल रहे हैं, गंगा के स्नान कर रहे हैं, आप तो रेलिंग चाहिए पकड़ने के लिए, वो रेलिंग मिल जाती है। मार्केट हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है, हम भी अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, तो क्या होगा? So since 2016 it is 2026, I'm still stuck with moving averages. I've never used any other indicator or oscillator. कितना बड़ा लॉस हुआ था, क्या गलती आपने की थी, और अगले दिन इतना बड़ा लॉस लेने के बाद आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि आप आ गए? तो उस समय रिलायंस का एजीएम था, तो मैंने रिलायंस शॉर्ट किया था। दैट्स वेयर यू से कि सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर 0 पे आउट हुआ है, आप उसके बेसिस पे जज करेंगे तो वो खराब खिलाड़ी हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी जो ऊपर है उस पर पिवट करने के लिए दिमाग में क्या बदलाव करना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो दोनों की सेम है, बट वो 1 लाख कमा रहा है, ये 1 करोड़ कमा रहा है। और एनालिसिस फेज से ट्रेडिंग फेज पे जाने के लिए, पिवट करने के लिए, एक अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ये चीज़ तो होना ही चाहिए। वो एक एनालिसिस मुझे लगता है, मानो तू कौन है भाई? बाकी ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, नथिंग एल्स। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। ये सही होना या गलत होना में कुछ नहीं है। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। हाउ वुड यू डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एज अ वर्ड? हम एक वर्ड उसको थ्रो कर देते हैं कि आपने रिस्क मैनेज नहीं की, आपने रिस्क मैनेज नहीं की। हाउ वुड यू डिफाइन दैट टर्म कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो बहुत ज़्यादा जुनूनी है, जो एक बार कोई चीज़ ठान ले तो वो पूरी करके मानते हैं। जिस उम्र में लोग सेमी रिटायरमेंट या रिटायरमेंट प्लान करते हैं, उस समय वो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो जाके स्कीइंग करते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं जहाँ टेम्परेचर -24 डिग्री है, जहाँ भी वो गए थे। जो उनको जानते हैं उनको ये पता है कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो करके रहते हैं। 47 की उम्र में अपने जीवन को वापस रीस्टार्ट करना और वहाँ से एक सक्सेसफुल करियर डेवलप करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज था जिसको उन्होंने सक्सेसफुली निभाया। तो आज हमारे साथ हैं प्रकाश गाबा। आइए जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी, कुछ मार्केट की लर्निंग्स और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। मैं वेलकम करता हूँ सर, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सर, आज मार्केट में आपको 20 साल से ज़्यादा हो गया है। ऐसा कौन सा झूठ है सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है एक रिटेल निवेशक को, जो उसे बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है? क्या आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में? ये सबसे बड़ा झूठ है। इजी कमा सकते हो, ये झूठ है। पैसा कमाना वो झूठ नहीं है, इजी कमा सकते हो। इजी नहीं है, इजी इतना ही है कि लॉस करना, ये बहुत बड़ा है। फैक्ट ये है कि पैसा बन सकता है अगर आपको कराना पैसा आता है तो। अगर नहीं आता है तो 90% यू विल लूज मनी। लेकिन ये बात कोई अंदाज़ा नहीं, किसी को कोई सोचता नहीं, ये थॉट भी कोई एंटरटेन नहीं करता कि मैं लॉस कर सकता हूँ। सभी लोग बोलते मैं तो खाली प्रॉफिट कमाऊंगा, तो लॉस कौन करेगा? ये सर, हर चैनल पे, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो,
ब्रोकर्स के ऐप पे हर जगह डिस्क्लेमर से ही स्टार्ट होता है। जब आप ब्रोकर का भी ऐप चालू करते हैं ट्रेडिंग के लिए, रोज़ सुबह पहले सेबी का मैंडेट है कि नोटिफिकेशन आएगी 96-97% ऑफ द ट्रेडर्स मेक लॉस। उसके बाद भी व्हाट मोटिवेट्स और व्हाट प्रॉम्प्ट्स द रिटेल ट्रेडर कि नहीं मैं आके ट्रेड करूं बिना कुछ सीखे समझे सोचे, बस ऐप खोला और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं। व्हाट मेक्स देम मोटिवेटेड कि जब रोज़ आपको हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह बताया जा रहा है कि 97% ऑफ द पीपल मेक लॉसेस। एक्चुअली द रूल इज 92%। ये आज का रूल नहीं है, ये सेबी ने भी बीच में अराउंड लास्ट ईयर एंड हाफ बैक सर्वे किया था, तो उस पर रिसर्च में मालूम पड़ा 90%। ये तो अभी का नहीं है, ये तो 1930 से, तब तो सेबी नहीं थी। ये अमेरिकन मार्केट्स में जो भी डेटा आप देखोगे तो 90% लूज मनी क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, फियर एंड ग्रीड। अब वो तो यूनिवर्सल है ना, वो जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान में है या भारत में है या ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप में है या यूएसए में, वो तो यूनिवर्सल है। दिक्कत वहाँ आ जाती है, वही बात आती है मैं पैसा बना सकता हूँ कि मैं 30 मार खान, ये दिक्कत वहाँ आ जाती है। अगर पहले आप सोचो ना कि मैं लॉस कर सकता हूँ तो आपका स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हम बोलते हैं ना ये मार्केट सट्टा है, सट्टा तब है जो आप नहीं जानते हो। जानते तो सट्टा थोड़ी है, इट्स अ प्रोफेशन, जानते नहीं है। राइट। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया पे या बेसिकली आई वुड से इन्फ्लुएंसर, नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या जो एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट और ट्रेडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं। आप सामने से मिलने जाओ तो कोई मिलेगा नहीं, आप उनसे कुछ सीखने जाओ तो कोई मिलेगा नहीं, तो केवल इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनका हमेशा एक कॉमन स्टेटमेंट होता है, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। एट व्हाट पॉइंट इन टाइम वुड यू से कि ये बाय द डिप है? एट व्हाट पॉइंट इन टाइम ये डिप की जगह फॉलिंग नाइफ में कन्वर्ट हो गया है? एंड इफ एट ऑल यू सजेस्ट कि वी शुड बाय ऑन डिप और वी शुडंट बाय द डिप। देखिए, सबसे पहला रूल है कि बाय द डिप तब चलता है जब ट्रेंड इंटैक्ट हो। अगर ट्रेंड अप है तो बाय द डिप, अगर ट्रेंड डाउन है तो बाय द डिप कहाँ होगा? तो लॉस है फिर तो फॉलिंग, बाइंग द फॉलिंग नाइफ। ये पहले तय करना जरूरी है कि ट्रेंड अप है या डाउन है। अब ये सिंपल ट्रेंड है कि ट्रेंड अप है या डाउन है, इट्स नॉट सिंपल। आपका टाइम फ्रेम क्या है उस ट्रेंड का? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से आपका ट्रेंड क्या है, अप है या डाउन है। अगर आप डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, आज खरीदा नेक्स्ट वीक 10 दिन भेजा, तो उस टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो उस समय देखना है कि आपका ट्रेंड लॉन्ग अप है या डाउन है। अपने टाइम फ्रेम पे ट्रेंड तय कीजिए, उसके बाद बाय द डिप कीजिए इन द फेवर ऑफ द ट्रेंड। कहते हैं ना, फेड द ट्रेंड। जब मार्केट अप है, जब डिप है तो बाय कीजिए, लेकिन आपका मार्केट अप है वो तय करना जरूरी है आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। लोग टाइम फ्रेम को कंफ्यूज कर देते हैं, उनको ध्यान भी नहीं है, दिक्कत वहाँ आती है। So then how do they confirm कि ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है? जस्ट लुकिंग एट द चार्ट्स, अगर हम एक बेसिक चीज़ समझें कि जस्ट लुकिंग एट द चार्ट कि मेरे को ये समझना है कि दिस इज़ एन अप ट्रेंड सो आई विल बाय द डिप, और दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड आई वोंट बाय द डिप। सिर्फ ये करना हो तो एक बेसिक, एक शॉर्ट आंसर कि ये बेसिक चीज़ है जो आपको देखना ही है। आपको पहले सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम तय करना पड़ेगा। जब तक अपना टाइम फ्रेम तय नहीं कर सकते, आप ट्रेंड को डिसाइड ही नहीं कर सकते विच पैरामीटर। तो पहला टाइम फ्रेम ट्रैक कीजिए। मुझे ध्यान है मार्केट बहुत अप ट्रेंड में था और मेरे साथ में कोई एक ट्रेडर एनालिस्ट था, पता है शॉर्ट, ये तो मार्केट डाउन है, वो 3 मिनट का चार्ट देख रहा था, उसके लिए मार्केट डाउन है, लेकिन वो मेरे लिए तो मार्केट अप था। तो 3 मिनट में डाउन है, दैट इज बाय द डिप, उसके हिसाब से मार्केट शॉर्ट करो। तो टाइम फ्रेम तय करना बहुत ज़रूरी है पहले। जब तक वो टाइम फ्रेम तय नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो अपना पहले जब जो ट्रेडर होता है ना, उसको डिसाइड करना है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम तय करना पड़ेगा। वो लेता है खरीदने के लिए, इंट्राडे के लिए, लॉस में चले जाता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है उस पोजीशन को इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उसको कहते हैं इनवॉलंटरी इन्वेस्टर, फोर्स्ड इन्वेस्टर। इनवॉलंटरी मतलब हो गया, जबरदस्ती करना पड़ा इन्वेस्ट। इनवॉलंटरी, वॉलंटरी नहीं था, शुरू ट्रेडिंग से किया था, वो इन्वेस्टमेंट पोजीशन लॉस हो हो गया गया। तो लॉस बुक नहीं करना, चलो अभी होल्ड करते हैं ना, कहाँ हो जाएगा, पड़ा रहेगा ना, वो इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बना। तो उसने पहले एक्चुअली अगर आपको डिसाइड करना है कि मैं इस जगह स्टेशन पे हूँ, मुझे जाना है स्टेशन इस तरफ, अगर ट्रेन इधर जाती है तो आप ट्रेन नहीं बोलेंगे वापस उधर जाएगी, कभी नहीं बोलते। आप ट्रेन उतर जाते हैं, दूसरी ट्रेन पकड़ते जो उधर ले जाए, दिक्कत वहाँ आती है।
अच्छा देखिए, बहुत जगह ये डिस्कस होता है इन सोशल मीडिया या जनरल प्रोस्पेक्टिव में, दीज आर द बेसिक ट्रेडिंग रूल्स कि यू हैव टू बाय द डिप, यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस टाइप के बेसिक कॉमन स्टेटमेंट्स होते They हैं। are facts. अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट होगा जो अब इस मार्केट में या अब वैलिड नहीं रह गया है लेकिन कॉमनली यूज़ किया जा रहा है? सभी वैलिड है, ऑल दीज आर फैक्ट्स। ट्रेड विद द ट्रेंड, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? आज भी सही है, बिल्कुल सही है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? दूसरा स्टेटमेंट कौन सा बोला आपने? बहुत सारे, जैसे बाय द डिप हो गया, Buy the dips if the trend is या up. What is wrong सेल with द that? रैलीज हो गया, Sell the या rallies. If इनमें से कौन सा ऐसा एक चीज है जो अब नहीं वर्क करता है? ये तो फैक्ट हो गए। ऑल आर रूल जो आपने बताया सभी काम करते हैं, दैट्स अ फैक्ट। सो इट हम इज इसको फॉलो नहीं करते। सो इट इज बेसिकली आवर मिस्टेक, ये हमारा डिसिप्लिन है कि हम फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट हैज बीन कांस्टेंट सिंस 1932 जो डेटा आप बता रहे हैं। हम फॉलो नहीं करते, दिक्कत हमारी है। प्रॉब्लम मार्केट का नहीं है, मार्केट डज नॉट ओव यू एनीथिंग। मार्केट को आपको देना है, कुछ तय नहीं है। मार्केट अब गैप होता है, आपके हाथ में नहीं है। मार्केट गैप डाउन होता है, आपके हाथ में नहीं है। मार्केट ऊपर जाता है, आपके हाथ में नहीं है। मार्केट नीचे जाता है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है क्या? आप। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, इफ़ आई कैन रीफ्रेज इट, या मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं मार्केट मार्केट आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करने वाला है। आप मार्केट से सीखेंगे, आप मार्केट को सुनेंगे, आप मार्केट को फॉलो करेंगे तो ही मार्केट आपको पैसा देगा। आप अपनी मर्जी उस पर फोर्स करेंगे तो वो आपको पैसा नहीं देगा। अपनी मर्जी तो हमारे घर पे नहीं चलती, अपनी मर्जी तो हमारे एम्प्लॉयज़ पर नहीं चलती, अपनी मर्जी तो हम पर नहीं चलती, तो मार्केट पर कहाँ चलेगी? हम सोचते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से क्यों? मार्केट हमारे हिसाब से, कि मार्केट डज नॉट ओव यू एनीथिंग, फुल स्टॉप। मार्केट तो आपको जानता भी नहीं है, आप कौन है, पैसा है कि नहीं है, आपने ये स्टॉक लिया है या नहीं लिया है, या लेने वाले हैं, मार्केट को पता नहीं। आप कौन है? हम कुछ नहीं, अ ड्रॉप इन द ओशन। मार्केट इज बिग, इसलिए तो हम कहते हैं ना भाव भगवान है। हम तो कुछ नहीं है, मार्केट ही सब कुछ है, एंड डज नॉट ओव यू एनीथिंग। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। राइट सर, चलिए प्राइस एक्शन पे आते हैं, इस पे आपकी एक्सपर्टीज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पूरे चार्ट में से सारे इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स और सारी चीज़ें हटा दूँ, केवल और केवल कैंडलस्टिक या बार चार्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, मतलब प्राइस अगर मैं चार्ट पे लगा दूँ, बाकी सारे इंडिकेटर, ऑसिलेटर हटा दूँ, तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप देखेंगे, या व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप उसमें देखना चाहेंगे कि ये चार्ट में है, सो आई विल ट्रेड दिस, एंड इफ़ ये है आई विल ट्रेड दिस। तो इसके आगे सेकेंड स्टेप क्या होगा जो मैं देखना चाहूँगा? सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये जो हम इंडिकेटर्स लगाते हैं, कब से लगाने शुरू किए? 1985 के बाद, जब से कंप्यूटर आया। उसके बाद इंडिकेटर्स बने, उसके बाद सॉफ्टवेयर बने। 85 के पहले कौन था इंडिकेटर्स? कौन से, कहाँ स्टॉकेस्टिक्स था, कहाँ RSI था, कहाँ था? कुछ था ही नहीं उस समय। तब हम क्या देखते थे? प्राइस में देखते क्या थे हम? हायर हाई, हायर लो। क्या आज वो इनवैलिड हो गया क्या? आज भी वैलिड है, लेकिन हम देखते नहीं है उसको। हमने एक बनाया कुछ इंडिकेटर्स जो कि वो प्राइस को देखते हैं, हायर हाई लो को देखते हैं, हम उसको देखते हैं। ट्रेड इसको करते हैं, इंडिकेटर उसको देखते हैं, हम उसको देखते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो आप उसको ट्रेड करते हैं। दिक्कत आ गई इंडिकेटर्स की, आप इतना विश्वास हो गया इंडिकेटर का, अपने आप पर आत्मविश्वास निकल गया। अगर आप सिर्फ प्राइस को देखो, इंडिकेटर सब हटा दो, तो कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टिक टू द बेसिक रूल, हायर हाई, हायर लो, आप स्टिल यू कैन फॉलो द ट्रेंड इन योर ओन टाइम फ्रेम। एंड वुड यू सजेस्ट कि ये हायर लो ये कॉन्सेप्ट आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ज़रूरी है, और यू कैन स्टिक टू इट सिंगल टाइम? अपने टाइम फ्रेम, जो आपका टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है वो चाहिए, दैट्स इट। मेरा ट्रेंड अप है या डाउन है, हायर लो बता देगा आपको, किससे पूछने की ज़रूरत का है? सर, जब आप मार्केट में तीन तरह के, या ये कह सकते हैं कि चार तरह के स्टॉक्स डिफाइन किए गए हैं। एक हो गया लार्ज कैप, फिर आता है मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर आता है माइक्रो कैप। हम जंक या पेनी कैटेगरीज ना हम छेड़ते हैं, ना उनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली चार तरह के कैप्स डिसाइडेड हैं, या जो जनरली ट्रेड होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। क्या आपका नज़रिया चार्ट देखने का बदलता है जब आप लार्ज कैप स्टॉक देख रहे हैं, मिड कैप देख रहे हैं, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप पे आ रहे हैं? लिक्विडिटी पे, चार्ट स्ट्रक्चर पे, या प्राइस एक्शन पे, ये सभी के लिए एक सा होता है, या सबके लिए थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, या एकदम ही बदल जाता है? मैं एक सबसे पहले एक बात क्लेरिफाई कर दूं, क्या मुझे तो स्टॉक का नाम भी ध्यान नहीं आता।
स्टॉक का नाम कुछ बता देंगे, वो क्या करता है मुझे नहीं पता, कौन सी कंपनी है, कौन से बिजनेस में है, मुझे पता नहीं। सिर्फ एक नाम है, मुझे चार्ट, प्राइस चार्ट दिखता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप्स हो, मिड कैप्स हो, माइक्रो कैप हो, या कुछ फर्क नहीं पड़ता। चार्ट है, वो भाव बता देता है आपको, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको चलना है क्या तो आप चलोगे, तो वो चार्ट क्लियर बता देता है। मैं तो वॉल्यूम भी नहीं देखता, काफ़ी लोग वॉल्यूम देखते हैं, मैं वॉल्यूम भी नहीं देखता। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस, ओपन हाई, लो क्लोज, एक कैंडल है, वो इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी क्या करता है, क्या बिजनेस है, मुझे पता नहीं, टाइम फ्रेम मेरा तय होना चाहिए बस। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखता तो डेली टाइम फ्रेम मुझे दिखता है ये ऊपर जा रहा है, बस मैटर क्लियर। इतना इजी आसान है, हम डिफिकल्ट कर देते हैं अपने आप के लिए, वो ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, इट डजेंट मैटर कि वो कमोडिटी का, अगर नाम हटा दें तो ये भी नहीं पता कि ये गोल्ड सिल्वर का चार्ट है या डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है या PSU सेक्टर है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, डजेंट मैटर कि वो नाम क्या है, वो किस सेक्टर में। अगर चार्ट ऊपर का बता रहा है तो ऊपर जाएगा, नीचे का बता रहा है तो नीचे जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि चार्ट इज इन अ डाउन ट्रेंड, जैसे आपने कहा हायर हाई हायर लो, अब वो बना रहा है लोअर हाई लोअर लो, बट कंटिन्यूसली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है ऑन सोशल मीडिया, ऑन डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर तरफ से बुलिश न्यूज़ पंप इन हो रही है कि ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ये हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो जाएगा, और हर तरह की बुलिश न्यूज़ पंप हो रही है। बट आपका चार्ट आपको बता रहा है कि ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है ऑन योर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड ऑन हायर टाइम फ्रेम एंड मे बी ऑन डेली टाइम फ्रेम से ऊपर के हर टाइम फ्रेम, हम डेली टाइम फ्रेम को अपना ट्रेडिंग टाइम में मान लेते हैं, उससे ऊपर के हर टाइम फ्रेम में इंक्लूडिंग दैट, अगर वो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो आप किस पे ज़्यादा यकीन करेंगे, जो न्यूज़ फ्लो पंप हो रहा है पॉजिटिव या जो चार्ट नेगेटिव बता रहा है? मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानता, नहीं मुझे समझ में आता है, ये मेरी आई एम इनकैपेसिटेड, मुझे आता है सिर्फ चार्ट देखना। अगर मेरा चार्ट बोलता है डाउन तो इट्स डाउन। अभी न्यूज़ फ्लो को मैं क्या समझ में आता हूँ, न्यूज़ फ्लो जो आता है वो किसी का ओपिनियन है, जब मेरा चार्ट मैं देखता हूँ वो मेरा ओपिनियन है, आई प्रेफर माई ओन ओपिनियन। सिंपल है लेकिन पावरफुल है। सो बेसिक आंसर आपका यही रहेगा कि यू वुड बिलीव ऑन योर चार्ट्स, नॉट ऑन एनी फंडामेंटल एनालिसिस, नॉट ऑन एनी न्यूज़ फ्लो जो थर्ड पर्सन से या अदर सोर्सेस से आ रहा है। मैं मेरा चार्ट ऊपर बता रहा है तो ऊपर, नीचे बता रहा है तो नीचे। मैं किसी को डाउन प्ले नहीं करूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस बुरा है, ये मुझे अपने पर बहुत ही विश्वास है। मैं मेरा चार्ट देखूंगा, उसमें मुझे दिखेगा अप तो इस अप, उसमें दिखेगा डाउन तो इस डाउन, मैं रॉन्ग हुआ चलेगा, बट मैं किसी के नॉइस पर नहीं जाऊँगा, आवाज़ पर नहीं जाऊँगा। मैं नहीं बोलता कि उनका ओपिनियन गलत है। हाँ, कुछ लोग हैं, दोस्त हैं मेरे लोग जो कि फंडामेंटल्स में एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका न्यूज़ तो बहुत पॉजिटिव बनूंगा। क्या लगता है ऊपर है क्या भी, कैसे कंपनी कैसे पूछूंगा इतना, बोले कंपनी अच्छी है, फिर मैं सोचूंगा मैं कहाँ खरीदूँ उसको, जब तक मेरा सिग्नल नहीं मिलेगा मैं नहीं खरीदता। तो न्यूज़ फ्लो वहाँ काम आता है, अदरवाइज इट्स नॉइस। नहीं, आई वुड क्लैरिफाई इट कि मेरा फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ फ्लो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में इट इज़ फंडामेंटल्स दैट विल कैच अप। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉइज एंड द न्यूज़ फ्लो कि चार्ट नीचे जा रहा है और न्यूज़ फ्लो बार बार पॉजिटिव आ रहा है। मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करूँगा, रुकूंगा। कोई खरीदता है, किसने खरीदा, उसने खरीदा, उसने पहला स्टेप लिया है, कुछ भी रीज़न होगा उसका, मुझे पता नहीं। हमारा काम तो उसके खरीदने के बाद आता है ना, जब वो पॉइंट बन गया, टिक बन गया, हम उसको बाद देखते हैं। तो हम बाद में देखते हैं, पहले नहीं देखते हैं। हमको लगता है कंफर्मेशन ऊपर जाएगा तो हम खरीदेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे खरीदेंगे, लेकिन पहले किसने खरीदा है या किसी ने बेचा है, क्यों खरीदा हमको नहीं पता है, लेकिन किसने पहले लिया फर्स्ट स्टेप, हम उस फर्स्ट स्टेप को देखकर देखते हैं। प्राइस चार्ट टिक हो गया, बन गया, हम उसको देखते हैं। ये बात आई थिंक इट शुड बी क्लैरिफाइड फॉर द व्यूअर्स। राइट सर, एक बहुत कॉमन ये आता है फेक ब्रेकआउट्स। इट इज़ अ वेरी कॉमनली एंड लूजली यूज्ड वर्ड, हर कोई उसको यूज़ करता है, जबकि उसको एक्सपर्ट्स को ही यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स या आई वुड नॉट से इन्वेस्टर, ट्रेडर्स फेक ब्रेकआउट्स में फंसते हैं। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको इनिशियली आइडेंटिफाई करा सके यस दिस ब्रेकआउट हैज़ फेल्ड, और दूसरी चीज़, इफ़ इट हैज़ फेल्ड वुड यू रैदर ट्राई टू एवरेज इट, आप नीचे उसको एवरेज करना पसंद करेंगे, और वुड यू बुक योर लॉस, टेक द पेन एंड गेट आउट? मेरे ख्याल से ये फेक ब्रेकआउट का टर्म बहुत लूजली यूज़ करते हैं। ब्रेकआउट हुआ, सिंपल टर्म से ब्रेकआउट हुआ मतलब खरीदो। भाई ब्रेकआउट हुआ,
ये एक्चुअली ब्रेकआउट था क्या नहीं, ये मे बी ब्रेकआउट होने वाला था, फेक होने वाला था, फिर नीचे आना था। डिड इट गो अप टू कम डाउन? अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर जाना चाहिए। हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट, एक्चुअली हम उसको फेक बोलते हैं क्योंकि हम उसको, हमारा इनकॉम्पिटेंस करना सही नहीं रहेगा, बट हम उसको रीड नहीं कर पाए। मैनी टाइम मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब ब्रेकआउट दिखेगा फिर ऊपर आएगा। क्या वो फेक ब्रेकआउट है? नहीं, वो फेक ब्रेकआउट नहीं है। बिल्डिंग तो इज अ ब्यूटीफुल सेल। आपको मैं बताता हूँ, एक टाइम आएगा, जितना आप चार्ट देखोगे एक वक्त आएगा आपको लगेगा ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर एक समय आएगा यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा लेकिन फेल होगा। ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा यहाँ से ब्रेकआउट फेल होगा। आप बोलते हैं ब्रेकआउट फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, जो ऊपर जाके आने के नीचे आना था, ऊपर गया। आपने शायद मुझे टीवी पे सुना होगा काफी बार, मैं कहता हूँ नीचे आया है ऊपर जाने के लिए, ऊपर गया है लेकिन नीचे आने के लिए। वो क्यों बोलता हूँ कि ऊपर जाना था, नीचे आने के लिए आना था। ऊपर तो गया लेकिन नीचे आने के लिए, वो ब्रेकआउट होना था। हम उसको ब्रेकआउट कह नहीं सकते, एक्चुअली इज नॉट इट्स सपोज टू फेल। हम उस पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी एबिलिटी है वहाँ पर देखने के लिए क्या वो एक्चुअली होने वाला था या नहीं होना। सो इट्स नॉट ब्रेकआउट्स। आपके एक बार स्ट्रक्चर समझ में आएगा ना, फिर आप फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट भूल जाएंगे। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है कहना बहुत डिफिकल्ट है। एक सेकेंड में दबे जाता है, यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस पर चाहे कुछ भी फेक ब्रेकआउट है या कुछ भी हो, वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाए ना, उसको आने को 20-25 साल लग जाते हैं। यू फीलिंग द मोमेंटम ऑफ द मार्केट, द फ्लो ऑफ द मार्केट अंडर योर स्किन, बोन्स के अंदर, उसको वक्त लगता है। जिस दिन आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो ये सब टर्म्स आपके लिए फेड हो जाएंगे। सर, आई वुड टेक 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। एक सवाल आता है कि कितना दिन लगेगा सीखने में। बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ प्योर रिटेल पर्सपेक्टिव, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, कितना दिन लगेगा सर ये सीखने में? एक पहला सवाल। एंड अगेन आई रिपीट माई क्वेश्चन कि फेल्ड ब्रेकआउट मान लीजिए कि आप ले लिए, वुड यू रैदर एवरेज इट आउट कि मैं और एवरेज करूंगा, आई विल आर्ग्यू अगेंस्ट द मार्केट कि मैं एवरेज करूंगा, आई विल होल्ड इट विथ माई ईगो कि कभी ना कभी मेरे प्राइस पे आएगा मैं तब निकलूंगा, और वुड यू टेक लॉस एंड एग्जिट? देखिए, आई आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। इफ यू आर रॉन्ग, यू आर आउट, सिंपल एज दैट। आप बोलोगे नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, ऐसा नहीं है, आप गलत है। आप सही हो या आप गलत हो, ये आपका ओपिनियन है। माई ओपिनियन डज नॉट मैटर। इफ यू आर रॉन्ग, यू आर आउट, सिंपल। वो सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन वही, कितने दिन लगेंगे सीखने में? देखो, जितना पागलपन उतना कम लगेगा टाइम। एक बात है, बच्चा तो पैदा हो जाता है, बच्चे को पैदल करने में, खड़ा रहने में और वॉक करने में कम से कम 1 साल लग जाता है। दौड़ने में और टाइम लगता है। इट्स अ प्रोसेस। जितना टाइम आप स्क्रीन पे दोगे उतना टाइम आपको लगेगा सीखने को। कितना आपको लगेगा कम हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हम ड्राइविंग लाइसेंस जब मुझे लिया था 18 साल की उम्र में, तो मुझे लिया था ये ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस दिया था, बोला कम बैक आफ्टर 30 डेज पक्का लाइसेंस के लिए। तो 30 दिन के बाद प्रैक्टिस करने के बाद पहुंचा था मैं, तब भी 30 मिनट दिया था। लोग तो आज एक किताब पढ़ते हैं, बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप में ट्रेड लूँ वो सही जाए। ऐसे कैसे होगा? खाने का काम है क्या? मुझे तो चाय बनाने नहीं आती अब तक। तो ये प्रोसेस को वक्त लगता है। जितना पागलपन उतना दे, जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दो ना उतना इजी हो जाता है। ये एक जुनून होना चाहिए। पागलपन या में जुनून होता है ना, ये तपस्या है। आप वाराणसी से, तपस्या का इससे अच्छा शब्द कहाँ मिलेगा आपको? ये तपस्या है, पागलपन है, जुनून है। एक बार वो आ गया ना, फिर तो आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक वीडियो देख के, एक किताब पढ़ के, किसी का 2 मिनट का, आजकल तो वीडियो या किताब पढ़ने का भी पेशेंस नहीं है लोगों में, 2 रील सरका के या 2 यूट्यूब शॉर्ट सरका के और 5 चार्ट खोल के ये चीज़ नहीं की जा सकती है। एक बेसिक अगर बोलूँ कि रोज़ के कम से कम एटलीस्ट 400-500 चार्ट तो आपको बिगनर स्टेज में इतना देखना ही पड़ेगा। आप 4 चार्ट देख के 2 रील सरका के नहीं सीख सकते। अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये गलत होगा या आप इसके साथ एग्री करेंगे? गलत है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देखता हूँ। एफएनओ में कितने स्टॉक होंगे? करीब 200। इसको मैं 5 से 6 बार देखता हूँ दिन में, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। ऐसे क्लिक 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 कर करके कितना 1000 चार्ट तो हो गया।
तो बेसिक इतना तो एक एक्सपर्ट ही देख रहा है, तो मतलब मैं इसको अगर एक बिगनर से मल्टीप्लाई कर दूं, एटलीस्ट 5 टाइम्स ही हैज टू डू इट इफ ही वांट्स टू बिकम अ प्रो। I'll turn the table thing on. जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैं एक चार्ट कम से कम 1 घंटा देखता था, पौना घंटा देखता था, 1.5 घंटा देखता, क्या बोल रहा है अंदर, ऊपर जा रहा हूँ या नीचे आ रहा है। तो एक इंडिकेटर लगाया, ऊपर है, दूसरा इंडिकेटर लगाया तो डाउन है, फिर तीसरा इंडिकेटर लगा, 2 अप है, 1 डाउन है, हाँ मैं राइट हो गया। ये थोड़ी मेजॉरिटी विंस। फिर चौथा इंडिकेटर लगाया, 2 डाउन 2 अप, और एक 5वां इंडिकेटर लगाया। इट्स नॉट ए मेजॉरिटी जो ज़्यादा हो गया, नो श्योर थिंग। वो भी शुरू हुआ एक टाइम पे, वो था नो श्योर थिंग। दैट इज ऑल नॉनसेंस। कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यू हैव टू कनेक्ट विद द चार्ट। कनेक्ट, वो आपको चार्ट आपको बोलेगा। मैं ऊपर जाता, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चा पैदा हुआ है, उसको भूख लगी है, वो माँ को तो नहीं बोलता माँ गिव मी मिल्क, नहीं बोलता, वो समझता भी नहीं, बात भी नहीं, हाँ वहाँ का पता ही नहीं उसको। माँ को पता है इसको दूध चाहिए, इसको पेट में दर्द है, कॉलिक है, वो जाके ध्यान, वो कैसे मना, माँ को कैसे मन पता। इट्स अ कनेक्ट विद द चाइल्ड। हमारे घर में कुत्ता होता है, पपीज करते हैं हम उनको, हमको पता है पपी को पता पड़ता है कि हम आया है, मदर्स काम, डैडीज काम, उसको कैसे पता पड़ता है। द कनेक्ट, जब वो कनेक्ट आ जाएगा ना आपके चार्ट के साथ, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कनेक्ट आने में टाइम लगता है, और कितना टाइम लगेगा कहना मुश्किल है, बिलीव मी इट्स डिफिकल्ट से। और ये कनेक्ट में सबसे ज़्यादा भटकाव आपको इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स से आते हैं। आपको प्राइस चार्ट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक्चुअली प्राइस चार्ट को कनेक्ट कीजिए। मैंने भी शुरू किया था इंडिकेटर्स का, मैं एक स्लेव हो गया था इंडिकेटर्स का। मुझे जो भी आप काफ़ी इंडिकेटर्स बोलोगे आप मुझे, मैं बोलूँगा आपको इंस्ट्रक्ट करके इसका इंडिकेटर्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका फॉर्मूला क्या है मुझे पता है, इसको कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, इस इंडिकेटर को कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये भी एक अलग आर्ट है, स्किल है। अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती इंडिकेटर की, लेकिन इंडिकेटर को यूज़ करना, अगर आपको कुछ नहीं आता ना, फिर तो इंडिकेटर यूज़ करो। एक लाइफ थोड़ा ईजी होता है। एक रेलिंग भी है, रेलिंग आप चल रहे हैं, गंगा के स्नान कर रहे हैं, आप तो रेलिंग चाहिए पकड़ने के लिए, वो रेलिंग मिल जाती है, वो रेलिंग। लेकिन एक टाइम आएगा आपको रेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दोगे, आप खुद वॉक करोगे पानी में, बहती पानी में। तो व्हाट विल बी दैट वन रेलिंग? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अभी कुछ नहीं पता और मुझे आप एक रेलिंग पकड़ा दीजिए कि चलो इससे चालू कर लो, तो व्हाट वुड बी दैट वन इंडिकेटर? कुछ भी पकड़ लो। अगर हायर हाई नहीं देखते तो एक मूविंग है सिंपल, तो फर्स्ट इंडिकेटर वही था। उसके बाद तो बाकी इंडिकेटर था, कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर। फर्स्ट सिंपल मूविंग एवरेज था, उसी पर यूज करो। बट बिकम अ मास्टर ऑफ दैट इंडिकेटर, मास्टर ऑफ दैट इंडिकेटर। मतलब आपसे अच्छा वो इंडिकेटर कोई जानता नहीं, ऐसा समझ लो। आप उससे बन जाओ अच्छी तरह। और कभी कभी इंडिकेटर काम नहीं करेगा, इट्स नॉर्मल। मार्केट हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है, हम भी अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, तो क्या हो गया, इट्स ओके। यहाँ पे मैं दर्शकों को और आपको याद दिला दूं कि 2016 इज वेयर वी स्टार्टेड विद मूविंग एवरेजेस, वेयर यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मूविंग एवरेजेस की भाई 20 पीरियड मूविंग एवरेज, एक चीज पकड़ के चल। सो since 2016 it is 2026, I'm still stuck with moving averages. I've never used any other indicator or oscillator, neither, मतलब उसके आगे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। That one thing was more than enough, and उस पे कंटिन्यूसली 10 साल से वर्क करके, जैसा भी सर ने कहा कि अगर एक पे आपने ढंग से वर्क कर लिया, आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ हेंस प्रूवन कि जो बता रहे हैं उनका एक लाइव एग्जांपल में बैठा हूँ कि ही हैज़ टॉट मी मूविंग एवरेजेस, आई एम स्टिल यूजिंग इट एंड इट्स वर्किंग वंडरफुली। सर थोड़ा पीछे चलते हैं जी। कोई ऐसा ट्रेड याद है आपको जिसने आपको पूरी तरीके से हम्बल कर दिया हो? उस दिन हुआ क्या था, कितना बड़ा लॉस हुआ था, क्या गलती आपने की थी, और अगले दिन इतना बड़ा लॉस लेने के बाद आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि आप वापस आके स्क्रीन पे बैठे हो? मुझे ध्यान है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, इंसिडेंट जरूर ध्यान है। वो रिलायंस का एजीएम था, ये काफ़ी समय पहले की बात है, और उस समय हम लोग को ट्रेडिंग अलाउड था, कोई ज़्यादा रेगुलेशन थे नहीं, तो मैं ट्रेड करता था। आजकल तो रेगुलेशंस आ गए। तो उस समय रिलायंस का एजीएम था, तो मैंने रिलायंस शॉर्ट किया था। और एजीएम में टिपिकल क्लासिकल टेक्निकल चार्टर्स एरोगेंस आता ना कि न्यूज़ नहीं देखें, तो मैं न्यूज़ नहीं देखता था, आज भी नहीं देखता, क्योंकि जो भी होगा मुझे चार्ट बता देगा। तो मुकेश अंबानी साहब आए, उन्होंने कहा कि गोदावरी गैस फाइट,
गोदावरी गैस फाइंड, और रिलायंस जाके ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। मुझे वीक लग रहा था नीचे आएगा, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, मुझे लगा था नीचे आएगा, ऊपर आया, ऊपर रिलायंस से यहाँ के टॉप बना दिया। उधर जाके मैंने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। मेरा स्टॉप लॉस था नीचे, लेकिन वो खुद पर थोड़ा ज्यादा था कि नहीं नीचे आएगा, ये मेरा ओपिनियन था। उस दिन मुकेश अंबानी साहब ने बोला कि गैस फाइंडिंग, क्या उस दिन गैस निकला बाहर? नहीं। क्या गैस बाहर निकल के बिका? नहीं। क्या बिकने के बाद प्रॉफिट आया रिलायंस में? नहीं। खाली सेंटिमेंट चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। उस दिन जो लॉस हुआ, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट कितना लॉस नहीं मुझे ध्यान है, बहुत लॉस हुआ। लॉस तो पैसे का होता है, वो रिकवर कर लेते हैं। जो साइकोलॉजिकल लॉस होता है ना, वो बहुत बहुत होता है और बहुत लंबा ले जाता है। तो उस दिन मैं फ्रीज हो गया था। मुझे पता है, आप डेट मालूम पड़ जाएगा डेट कौन सी थी, जब उन्होंने एजीएम में बोला था गोदावरी फाइंड। उस दिन मैं शॉर्ट था और मार्केट को ऊपर जाकर मैंने बेचा। लॉस तो हो गया, लेकिन साइकोलॉजिकल लॉस इतना हुआ, उसको मुझे 3, 4, 5 दिन लगे थे कि आखिर हुआ क्या। मुझे एक बात का काफी ध्यान हुआ, मार्केट में मेरा स्टॉप था, उसको मैंने ट्रिगर नहीं किया। वो मेरी गलती थी, वो किसी की गलती नहीं। भाव भगवान है, उसने स्टॉप लॉस तो ट्रिगर किया। अगर मैं निकलूंगा नहीं तो गलती किसी और की कहा। मैं कहाँ बोलूंगा मुकेश अंबानी की गलती है, उसे गैस पॉइंट पे, उसको गैस पे सबको बोला उसने। तो ये बात मार्केट को हम्बल करते हैं। हमको लगता है हम राइट है, हम राइट नहीं, भाव भगवान है। एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको निकलने लगते मुझे थोड़ा वक्त लगा कि नहीं, इफ यू आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपको जाना है ए से बी डेस्टिनेशन तक, और बी की तरफ नहीं जा रही ट्रेन, जा रही है सी की तरफ पीछे, तो आपको पता पड़ता है कि मैं गलत हो गया। आप नहीं हो कर नहीं ऊपर जाएगी, उधर जाएगी ना, आप उस नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाइए, दूसरी ट्रेन पकड़िए जो आपको बी डेस्टिनेशन पे जाए। इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसमें ह्यूमिलिटी चाहिए। आई थिंक ये क्लासिकल एग्जाम्पल है मेरे लिए, बहुत बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैं कभी इसको भूलूंगा नहीं, इस डेट को नहीं भूलूंगा। डेट मुझे पता नहीं, लेकिन वो ध्यान है मुझे इससे। गोदावरी गैस फाइंड। तो सर इसको ये कह सकते हैं कि वो ट्रेड चार्ट पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ना होते हुए इस बेसिस पे चला गया था कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है नीचे आएगा, एंड आई केप्ट होल्डिंग द शॉर्ट, और प्राइस ऊपर जाता रहा। ना, मैंने शॉर्ट बरोबर लिया था। लेने के बाद हो सकता है नीचे आए, हो सकता है ऊपर जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आई शुड हैव बीन आउट। मैं वहां नहीं निकला, मुझे जहाँ निकलना चाहिए था वहां नहीं निकला। एट दैट पॉइंट वो ट्रेड बदल गया, वो चार्ट पैटर्न पे रहा नहीं। गलत हो गया। देखिए, हमारा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, न कि आउटकम। मेरा ध्यान आउटकम पे था उस दिन, न कि प्रोसेस पर था। एग्जैक्ट। तो फोकस आउटकम पे नहीं होना चाहिए, फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए। अभी हम ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस देंगे तो कुछ ट्रेड राइट जाएंगे, कुछ ट्रेड गलत जाएंगे। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैं एक शूटर हूँ, 60 शॉट का मैच होता है हमारे पिस्टल शूटिंग में, 60 शॉट का मैच था, 60 शॉट। तो 60 शॉट के बाद हम स्कोर करते हैं कि हमको कितना मिला। हम नहीं बोलते कि फर्स्ट शॉट में 10 मिला, 10 के बाद 9 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, फिर 10 आ सकता है, फिर 10 आ सकता है, फिर 9 आ सकता है। ये तो शॉट बाय शॉट कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एंड में रिजल्ट क्या था, वो एंड रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन द आउटकम ऑफ द ट्रेड। ये ट्रेड हो सकता है गलत हो, नेक्स्ट ट्रेड हो सकता है राइट हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। फोकस करना चाहिए प्रोसेस पर, न कि आउटकम पर। मेरी गलती हो गई थी वहां पर, प्रोसेस पर नहीं, आउटकम पर फोकस करना। दैट्स व्हेयर यू से कि सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर 0 पे आउट हुआ है, आप उसके बेसिस पे जज करेंगे तो वो खराब खिलाड़ी हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनके करियर स्टैट्स देखेंगे तो उनसे अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल। सो यू नॉट जस्ट ऑन ट्रेड टू ट्रेड बेसिस। गोल्फ देख लो, 18 कोर्स का होता है ना, हम गोल्फ मैच देखते हैं 18 कोर्स का। सर एक, अगर इसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को आगे लेके चलें, एक ट्रेडर है जो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा है, एक दूसरा ट्रेडर है जो महीने में 1 करोड़ कमा रहा है। दोनों एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, टिक बाय टिक स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं है, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन एक आदमी 1 लाख कमा पा रहा है, एक आदमी उसी स्ट्रैटेजी से एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट 1 करोड़ कमा रहा है।
तो ये साइकोलॉजी इसमें क्या डिफरेंस है एंड हाउ डज वन पिवट फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़, या पॉइंट ए से पॉइंट बी जो ऊपर है उस पर पिवट करने के लिए दिमाग में क्या बदलाव करना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो दोनों की सेम है बट वो 1 लाख कमा रहा है, ये 1 करोड़ कमा रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि दोनों का कैपिटल सेम है, हाँ, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात, कैपिटल सेम है लेकिन जो डिफरेंस है इमोशनल लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी। 1 लाख वाले को लॉस टेकिंग एबिलिटी कम है, 1 करोड़ वाले को लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। फर्क उतना ही है, दोनों का कैपिटल तो सेम है। इस दिन आप बोलते हैं ना कितना, हाउ मच कैन यू टेक अ लॉस पर ट्रेड, बोलो आई कैन टेक 2%। फाइनेंशियली यू कैन 2% ले सकते हो, बोलो हाँ। इमोशनली ले सकते हो क्या? नहीं, तो वहां बहुत कम हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेड उतना ही रिस्क लो जितना कि आप लॉस सहन कर सकते हो, ना कि लॉस फाइनेंशियली कर सकते हो। अगर आप सहन 500 रुपये भी नहीं कर सकते तो 1000 रुपये को तो लॉस होगा। तो इमोशनली को बढ़ाना, इमोशनल कोटेंट को बढ़ाना, लॉस कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, मैं तो कहता हूँ एक बेस्ट ट्रिक है। आप जब ट्रेड लेते हो ना उसके पहले सोचो कि मेरा ट्रेड गलत गया, मेरा लॉस हो गया इतना। अगर वो ट्रेड लेते हो मेरा लॉस होने के बाद अगर फिर ट्रेड लेते हो तो लॉस तो आपने पहले ही एक्सेप्ट किया है। ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो गया तो वाह मजा, ये वैसे तो लॉस एक्सेप्ट किया है। अगर उस लेवल पर अगर आप पहुंच गए फिर देन यू कैन इंक्रीज द कोटेंट, फिर आप बढ़ा सकते हो। बढ़ाने की जरूरत होती पड़ती है जब यहाँ पर इमोशनली आप एक्सेप्ट कर सको, तो वरना मत कीजिए। तो उसका एक ट्रिक ये हो सकता है कि ट्रेड लेते समय जैसे आप कह रहे हैं कि मैं मान के चलूँ कि लॉस हो रहा है, तो ट्रेड मत लो। एक अमाउंट, जैसे मान लीजिए मैंने अपने कैपिटल का 0.25% डिसाइड किया कि मैं इसकी रिस्क लूंगा इस ट्रेड पे, मैं इतनी बार दिमाग में उसको रन कर लूँ, वो दैट 0.25% कैन बी 250 रुपीज और 2500 और 25,000, इतनी बार दिमाग में उसको रन कर लूँ कि ये 25,000 गया, 25,000 गया, 25,000 गया। जब जाएगा 108 बार बोलो ना, जब जाएगा तो आपको इमोशनली इतना हर्ट नहीं करेगा जितना फाइनेंशियली करेगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है। और अगर प्रॉफिट आ गया देन, जैसे गोदावरी गैस पॉइंट का मैंने इमोशनली एक्सेप्ट नहीं किया था, मुझे लगा था मैं राइट होगा और मेरा ट्रेड टेक्निकली ब्यूटीफुली साउंड था, ब्यूटीफुल था, लेकिन अब ट्रिगर हो गया तो मार्केट क्या कर सकता हूँ मैं? That's where they say anything can happen in market. Anything can happen, so you anything. can only manage your risk. That's nothing else. सर जैसे बीइंग अ ट्रेडर एक कंटिन्यूसली लॉस का फेस भी आता है जहां आपके ट्रेड्स गलत जाते हैं, सो उस पॉइंट इन टाइम पे हाउ डू यू कोप अप विद दैट? डू यू चेंज योर स्ट्रैटेजी, या आप कुछ मेडिटेशन करते हैं, या एक सीरीज ऑफ लॉसेस से अगर रिकवर करना है, सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? नॉर्मली मेरा एक रूल है कि 3 ट्रेड अगर पे गलत हो जाए कंटिन्यूसली, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट डे। ये एक रूल है मेरा, थंब रूल। क्योंकि या तो मार्केट कुछ कर रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप गलत कर रहे हैं, आपको लगता है आप सही कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी, ज़्यादा करके वो पॉसिबिलिटी है। 3 ट्रेड गलत हो गए एक टाइम में, कट ट्रेड। नॉर्मली हम कहते हैं ना कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो, रीसेट करो, हम तो करते हैं, मोबाइल फोन भी आप रीसेट करते हो, अपने माइंड को रीसेट नहीं करते। मैं रोज ही करता हूँ, सुबह सबसे पहले मेडिटेट करता हूँ, वो रीसेट करता है माइंड को। एब्सोल्युटली, मैं तो कहता हूँ अगर हर ट्रेड के बाद थोड़ा अपने आप को रीसेट कर लो, गेट अप, गो इन फॉर वॉक, पानी पीकर आइए, फिर आके बैठो, तो भी एक रीसेट हो ही जाता है। तो रीसेट करना जरूरी है, आई थिंक वो बहुत बहुत जरूरी है। सर देखिए, चार्ट आपने भी खोल लिया है, चार्ट मैंने भी खोल लिया है, और अब तो ट्रेडिंग व्यू फ्री है, चार्ट कोई भी खोल लेता है। चार्ट पे लाइन ड्रॉ करना, एनालिसिस करना कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा एक बात है, उस एनालिसिस पे पैसा लगा के पैसा बनाना, ट्रेड करना एक दूसरी चीज़ है। दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, और एनालिसिस फेज से ट्रेडिंग फेज पे जाने के लिए, पिवट करने के लिए, एक अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ये चीज़ तो होना ही चाहिए, व्हाट वुड दैट वन थिंग बी? ठीक है, एनालिसिस करना हमको हमारा ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन पे हमारा मार्केट नहीं चलता, वो एक एनालिसिस है। मुझे लगता है मार्केट, तू कौन है भाई? ये मुझे लगता है वाला निकाल देना बिल्कुल। बाकी ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, नथिंग एल्स। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। ये सही होना या गलत होना में कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा बनाना। पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा राइट चाहिए, रॉन्ग गलत चाहिए, एक सेटअप। अगर सही बनाएंगे, राइट ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाएंगे, लॉस करेंगे तो कम करेंगे, और क्या चाहिए? तीसरा, मुझे पता नहीं मार्केट क्या करेगा। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है।
मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपना स्टॉप को, लॉस को संभालना है। मेरे हाथ पे सिर्फ वही है और कुछ नहीं। जब तक मैं उसको संभाल के बैठा हूँ, आई थिंक सर्वाइव इन द मार्केट। अगर आपने आज सर्वाइव कर दिया तो कल भी सर्वाइव करोगे। सर स्टॉप लॉस तो मान लीजिए मैंने लगा दिया, हाउ वुड यू डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एज अ वर्ड? हम एक वर्ड उसको थ्रो कर देते हैं कि आपने रिस्क मैनेज नहीं की, आपने रिस्क मैनेज नहीं की। हाउ वुड यू डिफाइन दैट टर्म कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करना हो, हाउ वुड यू डिफाइन दैट? रिस्क मैनेजमेंट इतना होता है कि ये लॉस आप तय कर ले, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा। हर ट्रेड में इतने लॉस करूंगा, मुझे पता नहीं नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे पता नहीं, या थर्ड में होगा मुझे पता नहीं, फोर्थ में होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हर ट्रेड करूंगा तो लॉस इतना ही करूंगा। अगर प्रॉफिट करूंगा तो इतना करूंगा। अगर वो आपने पहले तय कर लिया जिसमें आपका एडवांटेज प्रॉफिट की तरफ है, तो आप ट्रेड करते रहो ना। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना आपका प्रोसेस चालू है। अल्टीमेटली इट विल नॉट गिव यू मनी, क्योंकि आपने लॉस पहले तय कर दिया, प्रॉफिट ज़्यादा तय कर लिया, वो भी तय कर लिया। जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा। कॉइन चर्न करते रहो, कसिनो में जितना गणना करते रहो, क्योंकि आपका एज आपके साथ में है, रिस्क आपके साथ है, लेकिन लॉस पहले तय करना है। रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं है, लॉस आपके हाथ में है, बस उसी को संभाल के बैठना है। किल द लॉस, अटैक द लॉस, अटैक द लॉस। सो अगर मैं उसको सिंपल शब्दों में दोहराऊं तो रिस्क मैनेजमेंट इज कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप रिस्क पर ट्रेड कितना लेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा। इफ योर रिवॉर्ड इज लेस देन योर रिस्क, ट्रेड नहीं लेना है। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए, इससे कम तो नहीं। 1:3 मार्केट क्या देगा, दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट, बट मेरा ट्रेड लेते समय इतना रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए, इससे कम में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। करेक्ट, मिला तो ट्रेड नहीं लो, और जितनी ज्यादा ट्रेड लोगे, अगर ये दो चीज आपके फेवर में, जितनी ज्यादा ट्रेड लो आपके फेवर में जाएगा। सर अगर जैसे हमने रीसेट की बात की कि कैसे आप अपने दिमाग को रीसेट करते हैं, 3 लॉस होने के बाद आप ट्रेड बंद कर देते हैं, या रोज़ सुबह आप अपने दिमाग को रीसेट करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। अगर मैं प्रकाश काबा की लाइफ को ही रीसेट कर दूं और वापस एक पॉइंट पे ले आऊं कि कल से आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 50,000 रुपये आपके पास हैं, हाँ। तो कल से आप रीस्टार्ट कैसे करेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा और कुछ नहीं, सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। रिस्क लूंगा 5 पॉइंट का, रिवॉर्ड लूंगा 15 पॉइंट का, गेम शुरू। विद प्रॉपर 5 एनालिसिस, पॉइंट का रिस्क, 15 पॉइंट का प्रॉफिट, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट 5 एनालिसिस। पॉइंट का रिस्क इज ऑलवेज, निफ्टी की बात कर रहा हूं, 5 पॉइंट का रिस्क, 15 पॉइंट का प्रॉफिट, 1:3। दैट मींस आई कैन बी राइट 4 टाइम्स स्टिल मेक मनी। राइट, 4 समझो आप 6 टाइम गलत हो गए, कितना लॉस हुआ? 5 6 30, 15 पॉइंट प्रॉफिट इंटू 4 60, 30 माइनस 60 माइनस 30, 30 फिर भी मिलता है 1:3, नॉट 1:2। सो पर लॉस इज स्ट्रिक्टली टू 5 पॉइंट्स। सो इंटरडे ट्रेडिंग में 1:2। वहीं से शुरू, पैसा है ही नहीं तो क्या करोगे? इंटरडे ट्रेडिंग करोगे और क्या, बैंक थोड़ी लूटूंगा मैं। सो लिवरेज आपको तभी लेना है जब आपके पास छोटी कैपिटल है। यू कैन नॉट टेक, और रादर आई वुड से थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क आप तब ले सकते हैं जब आपके पास कैपिटल कम है। व्हेन यू आर फोर्स्ड टू टेक रिस्क, रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए अगर कैपिटल कम है तो। हाँ, रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो मेक योर कैपिटल ग्रो। 15, इसलिए मैंने एक 15 पॉइंट लूंगा, रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पैसा कम है इसलिए, लेकिन रिस्क 5 ही रखूंगा। सर एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, डिटेल जवाब आपसे चाहूँगा, क्योंकि 20 साल आपको हो गए बाजार में, आपने 25 साल हो गए आपको बाजार में, आपने अप डाउन, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, साइडवेज मार्केट, क्योंकि रिटेल को बुल मार्केट समझ में आता है, बेयर मार्केट समझ में आता है, साइडवेज मार्केट समझ में नहीं आता है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल जवाब चाहूँगा। ऑप्शन बाइंग अमीरी का रास्ता या बर्बादी का शॉर्टकट? मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा। आई वोंट जनरलाइज के बर्बादी का या नथिंग। जिसके पास बहुत पैसा है वो तो ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, ही इज़ नो मोर दैट, बट नाम नहीं लूँगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो बोलते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और 30-35 करोड़ रुपया साल का निकाल लेता हूँ। ही इज़ नो मोर, 30-35 करोड़ साल का निकाल लेता हूँ सिर्फ निफ्टी में। करते थे सेलिंग का रास्ता, जिसके पास पैसा है तो बना लेते हैं, बट ऑफकोर्स कैपिटल वॉज लार्ज। अगर किसी का कैपिटल नहीं तो ऑप्शन बाइंग करो ना, पैसा नहीं तो क्या करोगे? इंस्टेंट मनी आउट। लेकिन निकलने का, डोंट होल्ड ऑप्शन मोर। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे दिक्कत आ सकती है। जल्दी निकलो, चर्न आउट फास्ट, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। सो इट्स नॉट, कैन नॉट बी जनरलाइज कि ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग।
दोनों बोथ आर वेरी गुड। मैंने दो आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दिए हैं, 5-15 का और जो 30-35 करोड़ कमाने वाले हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं, आता है। इट इज योर चॉइस ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना है। इफ यू आर सेलेक्टिंग ऑप्शन बाइंग, आपको जल्दी निकलना सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप होल्डिंग इट। इंट्राडे क्विक विद इन आई थिंक मैक्सिमम होल्डिंग टाइम इज मे 6 to 7 minutes। राइट, मतलब ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको जितनी जल्दी हो सके उससे निकल जाना है, नहीं तो टाइम वैल्यू आपका पैसा इरोड करेगी। सर आप चलते हैं। देयर आर एक्सपर्ट्स जो कि 1-1, 2-2, 3 दिन में करते हैं। मेरा टेम्परामेंट वो नहीं है, तो टेम्परामेंट चाहिए, वो टेम्परामेंट चाहिए। अगर आपका टेम्परामेंट है तो कर सकते हैं। पैसा भी कैपिटल आपको सपोर्ट होना चाहिए। मतलब 2 से 3 दिन इज ऑल्सो ओके, Yes, बट yes. 15 दिन 20 दिन टू दी एक्सपायरी हम होल्ड करके बैठे हैं। इन द होप, In the hope. मार्केट इज डेड। होप लाइफ में काम करता है, मार्केट में नहीं। राइट मैंने आपको बताया शायद ये हमने डिस्कस किया था कि नेवर ट्रेड ऑन होप, और मुझे क्या लगता है इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू हेल्प विथ यू, मार्केट सेज टू हेल्प विथ यू। मार्केट से तुमको क्या लग रहा है इससे मुझे मतलब नहीं Who are है। you? आई डोंट ओन यू एनीथिंग। या सर आप चलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। मार्केट का सबसे ओवररेटेड टेक्निकल इंडिकेटर कौन सा है? माय ओपिनियन, और सबसे अंडररेटेड इंडिकेटर जो लोग यूज नहीं करते Price. एज अ रिटेल ट्रेडर, प्राइस। मतलब केवल नेकेड Only चार्ट, price, naked ओनली chart. प्राइस एक्शन, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। टेल्स यू एवरीथिंग। इट गिव्स यू मोमेंटम, फील दे रहा है आपको मैं ऊपर जा रहा हूँ। प्रकाश गाबा आना है क्या, बोलता है मुझे, और मैं नहीं सुनता तो गलती मेरी है। सर हम जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं या डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं। वो एक कौन सी ऐसी बुक होगी जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है लेकिन अब आउटडेटेड हो चुकी है? मैंने जो किताब पहले स्टार्टिंग में छोड़ी थी, एडवर्ड एंड मैगी, फर्स्ट किताब पढ़ी थी, और मार्टिन प्रिंग, तो उस समय वही मिलती थी। तो आजकल तो बहुत स्टोन को ऊपर उठाओ तो नीचे एक आपको टेक्निकल एनालिसिस मिलता है, उसकी किताब मिलेगी, वो पढ़ी थी। जब मैंने उस समय पढ़ी थी तो समझ में तो आता था, फिर 2-4 साल के बाद पढ़ी तो और समझ में आया, उसी किताब को वापस समझ में आया, 10 साल के बाद तो और समझ में आता है। आपको ऐसा क्यों समझ में आता है? आपका एक्सपीरियंस आपको समझ में आता है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतना हो गया कि आप उसमें डेप्थ रीड कर पाते हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट होता है, ना कि किताब पर। तो बात वही हो गई कि एक आदमी एक नदी में 2 बार नहीं जाता है, या तो आदमी बदल जाता है, नदी बदल जाती है। तो आप उसी बुक को जब रीड कर रहे हैं तो आप बदल चुके हैं, आपको वो बुक कुछ नया देगी। एज ए बिगनर उसने कुछ दिया था, आज एज एन एक्सपर्ट आप कुछ और लेके आ रहे हैं। मैंने एक किताब ली थी 14,000 रुपए की, किताब का नाम मुझे याद है। मैंने पूरा किताब पढ़ लिया और उसमें कुछ मुझे फर्क नया नहीं नजर आया, लेकिन एक इंडिकेटर था, मुझे ध्यान है, ये कुछ 15-16 साल पहले की बात है, उसने उस इंडिकेटर को अलग तरीके से यूज़ किया था। ऐसे ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऐसे, तो मैं इस बार यूज़ करूँगा। तो जब मुझे वो सेटअप मिला उस इंडिकेटर में, मैंने उसको यूज़ किया, मुझे उसमें 37,000 में लगे, तो मतलब मोर देन डबल। तो मुझे नजरिया कुछ देखा मैंने जो कि शायद किसी और ने नहीं देखा, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। एक वो किताब तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, ऐसा मैंने क्या देखा जो मैंने यूज़ किया था, मैंने ये देखा नहीं है, मैंने कभी ऐसे यूज़ नहीं किया, लेट मी ट्राई दिस वे। तो ये कह सकते हैं एक किताब पढ़ के, एक ही किताब को 2 लोग पढ़ें तो दोनों को अलग अलग चीज़ें उसमें से मिलेंगी। सो इट इज़ हाउ यू रीड एंड व्हाट यू टेक, राइट। अगर आज किसी बिगनर को चुनना हो, पहले मार्केट अलग था, आज मार्केट अलग है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है, एल्गोज आ गए हैं, HFTs के साथ आप compete कर रहे हैं। अगर आज कोई एक 20-22 साल का लड़का या कोई नया आदमी, नया व्यक्ति आ रहा है मार्केट में, और अगर उसको चुनना है इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, व्हाट वुड यू रिकमेंड? पैसा है तो स्विंग ट्रेडिंग, नहीं है तो इंट्राडे। इज लाइक अ फार्मूला कार। फिएट गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ बनाती है, एक फार्मूला बनाती है गाड़ी और दूसरी फिएट ही बनाती है। कंपनी तो सेम है, जो फिएट चला सकता है फार्मूला कार नहीं चला सकता, टू कॉम्प्लिकेटेड। एक सिंपल जो कि गाड़ी सिंपल चला सकता है गाड़ी, और मर्सिडीज चलाना अलग बात है। तो इज समथिंग लाइक दैट। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इज़ वेरी फास्ट, वो टेम्परामेंट अलग है। अगर आपका पैसा है तो स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे भूल जाओ। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास चॉइस भी नहीं है, देन बिकम एन एक्सपर्ट ऑन इंट्राडे। सर अगर मैं फिर वही सवाल रिपीट करूं कि अगर मैं प्रकाश गाबा की लाइफ को रीसेट करके
ये कंडीशन डाल दूं कि पूरी ज़िंदगी आगे यहाँ से आप सिर्फ एक ही चार्ट सेटअप ट्रेड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? एक ही चार्ट सेटअप कर सकते हैं, सिर्फ एक चार्ट सेटअप की जरूरत नहीं, फील द मोमेंटम। मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम फील करो अपने अंदर, जहाँ आपको मोमेंटम लगता है कि ऊपर जा रहा हूँ, बाइट। व्हेन यू सेल, व्हेन स्टॉक्स गोइंग अप, जब ऊपर जाना बंद करे तब बेचो। बहुत सिंपल है कहना, करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे एक ही सवाल को मैंने 3 तरीके से घुमा के पूछा, और आपको, अगर आपने इस पॉडकास्ट से लिया है तो आपको एक ही जवाब मिला है, केवल प्राइस एक्शन, हायर हाई हायर लो। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऑसिलेटर आपकी मदद नहीं कर पाएगा अगर आप बेसिक प्राइस चार्ट पढ़ना नहीं सीखते हैं। राइट सर? सर, आप जिस जगह पे हैं वहाँ इतना हम्बल कैसे रहा जाए? इतने जिसको कहेंगे सोशल मीडिया में आप हैं, टीवी पे आप हैं, हर जगह आप हैं, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, हर कोई आपको देखना चाहता है। तो इस जगह पे पहुंचने के बाद हाउ डू यू स्टे सो हम्बल जो आप हैं? ऐसा है कि जहाँ से मैंने शुरू किया है ना, वो मैं रोज ध्यान देता हूँ अपने। मैं आपको वॉलेट दिखा देता हूँ मेरा। मैंने यहाँ पर वो 10 रुपये अभी भी रखा है यहाँ पर ध्यान देने के लिए। मैं यहाँ से शुरू किया है, यहाँ वापस आ सकता हूँ। तो जो भी फेम है वो टेम्पररी है। खाता उतना ही जितना रोज खाना है। ट्रैवल भी इकोनॉमी क्लास करता हूँ, ऐसा नहीं कि ज़रूरत है उसकी, क्योंकि एक बार मेरे जो फैंस हैं वो बिजनेस क्लास में करते हैं ट्रैवल। मैंने देखा, फोटो भी निकालते हैं। एक दिन मुझे दुख हुआ है, मैं क्यों करता हूँ। तो फिर मैंने गगनयान के जो डायरेक्टर थे उनको देखा, वो जाके इकोनॉमी क्लास में बैठे। अरे वो गगनयान के वो बैठ सकते हैं इकोनॉमी, मैं कौन प्रकाश का, मैं किस खेत की मूली। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पता है कि मार्केट हम्बल कर ही देगा आपको जिस दिन आप ईगो में मर जाओगे। जस्ट स्टे हम्बल। खाना उतना ही है, ट्रैवल उतना ही करना है। 10 रुपये से शुरू किए थे, वापस 10 रुपये आ सकता है अगर आप अकड़ गए तो। मार्केट आपको रोज ही करता है, इट टेल्स यू आर रॉन्ग, रोज थप्पड़ मारता है। सर, बहुत लोग नई चार्ट रीडिंग सीख रहे हैं जिनको हम टर्म दे सकते हैं जूनियर टेक्निकल एनालिस्ट। बहुत सारे लोग आपसे संपर्क करते होंगे, आप कैसे उनसे डील करते हैं और क्या राय आप उनको देते हैं? या जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, जो चार्ट ट्रेडिंग नया सीख रहे हैं, हम उनको भी जूनियर टेक्निकल एनालिस्ट मान लेते हैं, तो उनको एक क्या राय आप देना चाहेंगे या क्या राय आप देते हैं? मुझे कभी कभी उनसे बात कर, मैं मेरे पास जो भी फ़ोन आता है मैं सबसे बात करता हूँ, और कभी कभी मैं उनको डांट भी देता हूँ। उसमें मेरा फ़ायदा कुछ नहीं होता है। डांटना इसलिए कि शायद उनको समझ में आए, प्यार से मानते नहीं है, तो लातों के बहुत जो बातों से नहीं मानते। मुझे डांटना पड़ता है ना, कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर डांटूंगा नहीं तो उनका लॉस होगा। उनका मेहनत का पैसा है, पैसा उनका नहीं है, उनके फैमिली का पैसा, उसके माँ बाप का पैसा, उसके भाई बहन का पैसा है, बच्चों का पैसा है। वो लॉस करने का हक उनको नहीं है, वो हक उनको नहीं है। तो इसलिए मैं डांटता हूँ उसको। रीज़न मेरा फ़ायदा कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ उनको समझाऊँ। लेकिन मेहनत लगती है। आई टेल यू, इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी, इज़ नॉट अ फास्ट जर्नी। ये जर्नी थोड़ी लंबी है, टफ जर्नी, ये प्रोसेस है। इसको झेलना पड़ेगा, पकना पड़ता है। जब तक पकोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, ओवरनाइट फेलियर ही मिल जाता है। अब आज मैं वाराणसी में हूँ, मुझे किसी ने पूना से फ़ोन किया, वो आगरा से। उसने बोला कल उसने मुझे फ्राइडे आज सैटरडे ना, फ्राइडे को उसने 15 लाख कमाए। इज माई स्टूडेंट। मुझे बोला आपसे मिलना है। तो ऐसे मैं नेक्स्ट वीक, तभी मैं वाराणसी में बिजी हूँ, मैं 2 दिन बिजी हूँ। बोला आप मुझे जितना पैसा दोगे मैं आपको दूंगा, मुझे आपसे मिलना है। तो आई टोल्ड आई डोंट वांट टू मीट यू। उसका एरोगेंस आ गया था। मेरा स्टूडेंट है, मुझे बोलता है कि जितना पैसा मांगोगे आपको दूंगा, मुझे मिलना है आपसे। ऐसे मुझे आपसे नहीं मिलना है। आज उसका इमोशन हाई है, जिस दिन इमोशन कम हो जाएगा वो मुझे गाली देगा। दिक्कत वहाँ आती है। तो उससे बेस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। अगर वो सुनते होंगे, अभी वो पुणे में है, तो उनके लिए एक सीख है। मैं बोला आई डोंट वांट टू मीट यू। बट बीइंग इन मीडिया, आई बिलीव कि आपका एक टारगेट हिट होता है तो आपको उतनी तारीफ मिलती है, और जब एक स्टॉप लॉस हिट होता है उतनी ट्रोलिंग भी होती है। सो इट इज पार्ट ऑफ पब्लिक फिगर, इट इज बिकम थिक स्किन। या इट इज पार्ट ऑफ बीइंग इन पब्लिक मीडिया। पब्लिक थिक स्किन होना पड़ता है। आई मीन कुछ कॉल्स गलत हो जाते हैं, बीइंग इन मीडिया पर एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा रही होता है, लेकिन लोगों को याद वही रहता है जो बुरा होता है, लॉस होता है। वो अदरवाइज कुछ याद नहीं रहता है।
बट इस पे तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर 4 बार स्टॉप लॉस कट भी गया तो 20 पॉइंट गया, और 15 पॉइंट का प्रॉफिट अगर दो बार सही हो गया तो आप ब्रेक इवन पे आ गए। 10 में से 6 गलत भी हो गया तो भी आप you'll be 30/30 break even or you'll be in profit. Definitely you'll make money. 1:3 you'll make money. सर अब आखिरी इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ चलेंगे। मेरे एक आखिरी सवाल रहेगा, इसके बाद आपकी बुक पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आपने, प्रकाश गाबा ने बहुत पैसा बनाया बाजार में, तो मेरा एक सवाल रहेगा कि ट्रेडिंग से पैसा बनाया, वेल्थ नॉट इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ क्रिएशन, ट्रेडिंग से आपने वेल्थ क्रिएट की या इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट की, या व्हाट वाज दैट जर्नी, इफ यू कैन टेक अस थ्रू दैट जर्नी कि इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कैसे हुई? सबसे पहले मैं आपसे कंफर्म नहीं करूंगा कि वेल्थ करता हूं, मुझे ये जो अलाउड नहीं बोलना मैं नहीं बोलूंगा। इस क्लेम हैज टू बी वेरीफाइड, तो इसलिए मैं क्लेम नहीं, वो आपने किया, ये आपके स्टेटमेंट है, मेरे नहीं। सबसे पहले इसलिए हमने नंबर कुछ कोट नहीं किया, डिस्क्लेमर है, ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। बट मैं कहूँगा ट्रेडिंग इज वन सोर्स ऑफ इनकम, आई हैव मेनी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट। जब शुरू की थी ना, बहुत घर को सर्वाइवल बस में एक प्रॉब्लम था, घर का खाना कैसे बनेगा, दाल चावल कैसे आएगा, तब वहाँ से शुरू किया था। उसको बनते बनते वक्त लगा, फिर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, द थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, फोर्थ ऑफ इनकम अलग हो गई। यू रिलैक्स, मनी इज नॉट द मीन्स टू इट। वाई एम आई, आज मैं काम क्यों कर रहा हूँ? मेरी उम्र 73 है, अभी 74 इन जुलाई। आज भी काम क्यों करता हूँ? मैंने उतनी क्यों करता हूँ 16 से 18 घंटा? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रोसेस अच्छा लगता है। तो इट्स दिस दैट की ड्राइव्स मी, नथिंग, नॉट द मनी। मनी इज लॉस्ट रेलेवेंस टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपके जवाब में से सर एक और सवाल आ गया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ लूँ। ट्रेडिंग, इफ इट इज अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, इफ दैट इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ये मेंटली कितनी आपके लिए मुश्किल होने वाली है? और अगर आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है तो हाउ रिलेटिवली easy trading can be relatively? Trading, if you are an intraday trader, is that you are a daily wage earner. Daily wage earner. आज ठीक हो आपका, कल suppose something happens to me, what happens to my family? So I need that as a source of income for my family, not for myself. मुझे आप बोलो बॉम्बे में ट्रेड कर लूँगा, आज कर लूँगा। मुझे बोलो लंदन में ट्रेड, मार्केट में लंदन में करूँ, क्या फर्क है? चार्ट सेम। यूएस मार्केट में ट्रेड करूँगा, क्या फर्क पड़ता है? मेकिंग मनी डेली इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी इन एनी मार्केट्स, चाहे कमोडिटीज हो, करेंसी हो, क्रिप्टो, इज नॉट डिफिकल्ट फॉर, वो तो कर सकते हैं। तो पैसा बनाना नहीं, बट यू आर स्टिल अ डेली वेज अर्नर। But today, what if you are not there on the scene when your family is still on the scene? What do you do? Then you require a second source of income and a third source that generates money for them. I work for that. Right. Perspective अलग है. But it's very challenging. Trading is very very challenging because you have a pressure of making money. आपको एक pressure है पैसा बनाने का. That pressure will make it difficult for you to take decisions. अगर आपके अलग sources of income हैं, तो वो pressure नहीं है आपको पैसा बनाने का. Sometimes you get, today is not a day for trading, मैं ट्रेड नहीं करूँगा. काफ़ी दिन आएंगे आपको लगेगा आज वो ट्रेडिंग का दिन नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा. मत करो ट्रेडिंग. उस दिन ट्रेड करोगे तो लॉस होगा. इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड. बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं जहाँ वॉलेटिलिटी नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते. गैप अप खुला वहीं पर, क्या करोगे? ट्रेड लॉस हो जाएगा. सो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको कंपल्शन है कि ट्रेड करके पैसा कमाना है. इफ यू डोंट हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम, तो देयर आर डेज व्हेन यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रेड. तो और कीप योर एक्सपेंसेस स्मॉल. आई टेल यू, कीप योर एक्सपेंसेस सो स्मॉल, इट डजंट मैटर. यू पैसा आया नहीं है, मेरा तो खाना बन जाएगा ना. वो तो डिनर ऑन द टेबल, dinner for two on the table is breakfast मिल गया. dinner, keep taking money off the table, keep chewing the market, keep biting the market, keep chewing the market, keep biting the market the whole day. Right. तो सर आपकी बुक मैंने पढ़ी हुई है और एक नई बुक भी आपकी आ रही है, तो उस बुक के बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? हाँ, ये पहले मैं आपको एक किताब दे दूँ. ये एक किताब है प्रकाश गाबा, रेसिस्टेंस, Support, resistance and everything in between. थोड़ा ऊपर तो. Support, resistance and everything in between. बाय स्वाति कुमारी. काफ़ी लोग बोलते थे कि आप अपनी किताब लो के आपकी लाइफ जर्नी कह रहे हैं, जो मेरी टफ जर्नी रही है. तो मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम तो है नहीं, बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी राइटिंग अ बुक. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है स्वाति कुमारी. तो उसने मेरा जब पॉडकास्ट किया था, उसने भी मुझे बोला कि आप अपना किताब लिखिए. मतलब मेरे पास टाइम नहीं है.
उसमें किताब तो मैं लिख लूँगी हिंदी में, अगर आप हिंदी में लिख लोगे तो इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर लूँगा गूगल से। तो वैसा ही हुआ कि किताब बहुत, फिर उसने कहा कि कन्वर्सेशन बायोग्राफी करते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे, आप आंसर करेंगे, उसके लिख देंगे, ऐसे परफेक्ट। इज ए ब्यूटीफुल बुक ऑन माई लाइफ स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेकिंग ऑफ प्रकाश काबा। मैंने जो लाइफ शुरू की है एट द एज ऑफ 47, आज मेरी उम्र है 74 होगा जुलाई में। अगर मैं लाइफ शुरू करता हूँ एट द एज ऑफ 47, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये किताब उनके लिए है, ये आपको दे रहा हूँ। तो इसको ये रिलीज होने वाली है, शायद जुलाई में रिलीज होगी। ये आपको प्री पब्लिश कॉपी है। तो इसको आपकी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। बिल्कुल, कन्वर्सेशन बायोग्राफी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके एक विनर बनना चाहते हैं, ये बुक आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा मदद कर पाएगी कि जब डाउन डेज आते हैं या डाउन पीरियड आता है तो किस तरीके से रोज़ उठना है, रोज़ उतना ही मोटिवेटेड रहना है, और रोज़ यू हैव टू शो अप डेली टू बी अ विनर। ये बुक में आपको प्रकाश काबा की जर्नी मिलेगी जो आपको इंस्पायर कर सकती है टू बी द नेक्स्ट प्रकाश काबा और इवन अ बेटर ट्रेडर देन प्रकाश काबा। राइट सर? इंग्लिश या हिंदी में दोनों में है किताब। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और जुलाई में मे बी ये रिलीज होगी। जुलाई 2026 जुलाई में ये सभी स्टैंड्स पे अवेलेबल होगी टू रीड। सो थैंक यू सर, आपने समय दिया अपना। थैंक यू। तो ये थे प्रकाश काबा। अगले एपिसोड में फिर हम किसी महान हस्ती से, किसी बड़े ट्रेडर से मिलेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे कि बाजार में कैसे एक विनर बना जा सकता है। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।